यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करेंगे आज पेडागोजी अभ्यास सीरीज जो चल रही है, जिसमें हम पेडागोजी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की अच्छे, जो भी नए तरीके से नए पैटर्न पे ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे सेम टॉपिक से नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये सीरीज का एक भी सेशन आप लोग मिस ना करें अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर सीटेट, D2+B एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप आप कर दीजिएगा, जवाब दीजिए अपनी जो भी प्रेजेंट क्वेश्चन है। एक असर्शन दिया है यानी एक कथन है, यानी एक स्टेटमेंट है, उसके अगेंस्ट एक रीजन है यानी आर है। तो ए के अनुसार आर सही है कि नहीं ये पढ़ते हैं पहले। ए है, इन द क्लासरूम्स बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी एक क्लासरूम के अंदर लड़के जो हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मैथ्स और साइंस में लड़कियों से, ऐसा स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है। तो अगर हम बात करें, एक क्लासरूम के अंदर जो लड़के हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं लड़कियों से, किसमें, कौन से सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और साइंस में। पहली बात तो ये बात सही भी है या नहीं, इस पे आप सोचेंगे। फिर आता है रीजन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। यानी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, यानी जो गणितीय तर्क है, वो वैज्ञानिक क्षमताएं हैं, वो लड़कों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली आ जाती हैं, उनको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऐसा कह रहा है रीजन। अब ये बताइए ए और आर सही हैं, गलत हैं, क्या हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आप ये कहेंगे कि ए और आर सही है या ए सही है, इसका मतलब लड़के जो है मैथ्स में और साइंस में अच्छे होंगे लड़कियों से, दैट मीन्स आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है ना, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यदि कुछ एरियाज में ऐसा होता भी है तो कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है, कितना, बहुत बहुत सैकड़ों रीजन हो सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पे पाया जाता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ना कि ये लड़के और लड़कियों का बात है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो ही गलत है। तो ए और आर बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकते क्योंकि ए ही गलत है। ठीक, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। पहले आर समझ लेते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंस, देखो लड़के मैथ्स और साइंस में अच्छे होंगे लड़कियों से, उसके पीछे रीजन क्या दिया है, क्योंकि नेचुरली आता है लड़कों को तो मैथ्स और साइंस। कहाँ लिखा है ऐसा है? तो हम कहेंगे अगर ऐसा होता तो शकुंतला देवी इतनी बेहतर नहीं होती गणित में, या और बहुत सारे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। माइकल जैक्सन साइंस में अच्छे, डांस में अच्छे नहीं होते, म्यूजिक में अच्छे नहीं होते। तो ये क्या बात हो गई, ये स्टीरियोटिपिकल बात हो गई। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, किसी का इंटरेस्ट किसी में भी हो सकता है, इसका लड़के और लड़कियों से काम का कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमें जोड़ना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि ए भी गलत है और आर जो उसकी रीजनिंग है वो भी सिरे से गलत है। ठीक, अगर यहाँ पे रीजनिंग आपकी ऐसी होती कि भाई ये स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, ऐसा नहीं है, तब तो हम कह देते रीजन सही है, स्टेटमेंट गलत है। बट यहाँ दोनों ही गलत हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, तो इजी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कम ही लोगों ने डी को आंसर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 जो है वो किस चीज पर जोर देती है, बताइए, एम्फसाइज करती है। इतना तो अगर आपने मेरा NEP का नॉर्मल वीडियो भी देखा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी पॉलिसी आती है वो बच्चे के हित में आती है, अगेंस्ट में नहीं आती, है ना। बताइए एक बार। पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है किस पे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम पे। यानी पाठ्यचर्या जो है वो लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अलग अलग बच्चों की नीड के अनुसार अलग अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रिजिड हो कि सबके लिए स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म बना दी, सभी के लिए एक जैसी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, इतनी रिजिड है कि बच्चों की नीड को भी नहीं समझ पाता। करिकुलम जो है, करिकुलम क्या है, जिसमें सारी एक्टिविटीज स्कूल में पैर रखने से लेकर बाहर निकलने तक, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन करिकुलम इटसेल्फ। ठीक, तो हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम पे फोकस करेगी। फिर भी बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, देखो ये स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, कि लोगों में अंतर पाए जाते हैं। ये वर्ड स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी, इस चीज को ही एक तरह से बिल्कुल निगल जाते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, मानकीकरण, कि सबके लिए एक जैसा। लेकिन हमें क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज इंक्लूड होनी चाहिए, ना कि जस्ट कुछ ही एक्टिविटीज एक जैसी इंक्लूडेड हो। तो ये भी हट गया। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। ये वर्ड ध्यान रखिएगा,
जो सही वर्ड है, राइट वर्ड या पॉजिटिव वर्ड, वो है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी संदर्भीकरण। जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उसके संदर्भ से जोड़ लीजिए। अगर आप फसल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चा जिसके घर में फसल उगती है या जिसने आसपास देखी है वो वाला एग्जांपल दीजिए, है ना। कॉन्टेक्स्ट से जोड़िए, किताबें कॉन्टेक्स्ट से जोड़नी चाहिए। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होते ही वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं रहेंगी। रोट मेमोराइजेशन तो रटना तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन सही है जो कि है ए ऑप्शन। आप लोग उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, मतलब मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, यानी अगर आप आकलन कर रहे हैं जो द फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन, यानी अगर आकलन का मुख्य उद्देश्य, जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में हम कहते हैं आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ 20 ठीक हुए, ये जानना कि 20 में से 20 नंबर आए, या ये जानना कि प्रॉब्लम कहां है। देखिए एक बार, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग व्हाट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू, यानी जो आकलन का उद्देश्य है, जो टेस्ट का उद्देश्य है, जो मूल्यांकन का उद्देश्य है, वो ये है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता। या फिर बी ऑप्शन स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स इन द क्लासरूम, यानी आप बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करें कि आप ये देखें कि आपका शिवानी से बेहतर आए नंबर या रोहित से बेहतर आए, बजाय कि आप ये देखें कि आपने पहले से बेहतर किया कुछ क्लासेस में या नहीं। तो ये तो बात बिल्कुल सिरे से नकार दी जाएगी। फिर आता है लेबलिंग द चाइल्ड। ये लेबलिंग वर्ड जहां भी आ जाता है हम इसको बिल्कुल हटा देते हैं, क्योंकि बच्चे को लेबल करना, उस पर ठप्पा लगाना किसी भी आकलन का मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज बीन लर्निंग, यानी अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना असेसमेंट का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे सीखते कैसे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, कैसे वो और बेहतर सीख सकते हैं। इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं, ना कि बच्चे को जज करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो क्या नहीं कर सकता। जो वो कर सकता है हम तो उस पर फोकस करेंगे ना। तो ये सारे ही तीनों ऑप्शन ऊपर के गलत हो जाते हैं, सिर्फ डी ऑप्शन सही है, जो कि 79% आंसर सही आए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके हर तरह के क्वेश्चन इस सीरीज से कवर हो जाएंगे, बस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दैट केटर्स टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट समझ रहे हैं, वाइगॉस्की जो हैं जो कि सामाजिक रचनावादी हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कुछ बनना, यानी रचना करना किसी चीज की। तो समाज के माध्यम से रचना करना, यानी ग्रुप्स में सीखना, एक्टिवली सीखना, मतलब जहां लोग इन्वॉल्व हैं और साथ में एक्टिविटी हो रही हो, उसको हम कहेंगे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी। यानी समाज यानी लोग इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, कई सारे, 2 या 2 से अधिक, और एक्टिविटी कर रहे हैं, सक्रिय हैं। तो सिंपल समझ जाइए, ऑप्शन जो है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट के पास होगा। फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट, अब फिक्स्ड कुछ भी होता है तो वो अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है सही। टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडियंट, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गया कि टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं और बच्चे सिर्फ जवाब देते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन मतलब एक्टिविटी, ठीक। फिर आता है सी ऑप्शन, मेमोराइजेशन, रटने से फैक्ट्स को किसी का भी भला नहीं होने वाला। तो एक ही उत्तर सही बचता है, चिल्ड्रन डिस्कसिंग व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर। 2-2 4-4 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है और सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे। तो क्या हुआ, एक तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी बच्चे समूह में सीख रहे हैं, कोऑपरेट करके सीख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो सोसाइटी यानी ग्रुप, 2 या 2 से अधिक लोग प्लस एक्टिविटी इज सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म। क्लियर है बात? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग दे भी सही रहे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन की जब हम बात करते हैं तो कौन सा एक क्वेश्चन आलोचनात्मक चिंतन को जांचने के लिए या असेस करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन के आकलन के बारे में सही है। यानी आप ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चा क्रिटिकली सोच पाता है या नहीं, फैक्ट्स और ओपिनियन में अंतर कर पाता है कि नहीं, सही और गलत में समझ पाता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी के नैरेटिव को सुन करके वो बहक जाता है, तो मतलब वो प्रॉपर अपना दिमाग लगा करके सही तरीके से सोच पाए, इसको हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। कि जस्ट मान नहीं लेना किसी भी चीज को, उसके सारे पहलुओं को समझना। तो पहला ऑप्शन है एड 325 + 48, ये तो फैक्चुअल है, इसमें एप्लीकेशन लगेगा मैथ्स का, इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, ये तो सीधा 1 वर्ड आंसर आ जाएगा, या मतलब एक नंबर्स में आंसर आ जाएगा। इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास्ड, किस समय पर बाल विवाह प्रतिबंधन
अधिनियम लागू हुआ, ये भी वन वर्ड आंसर हो गया। तो इसमें रिकॉल पावर लग रही है, इसमें कोई थिंकिंग नहीं लग रही है। अलग से वो अपना उत्तर थोड़ी बना देगा बच्चा, वो तो रटा रटाया या याद हुआ उत्तर होगा। डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन, इसमें भी सीधा सीधा डेफिनेशन लिखेगा, इसमें उसको सोचने का मौका नहीं मिला। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जिसमें वो सोचने का मौका मिलेगा बच्चे को, है ना। एनालाइज द वेरियस रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन योर सिटी एंड थिंक ऑफ वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो कहता है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए कि आपके शहर में, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो अत्यंत पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन क्यों है, उनके कारण क्या हैं और प्रदूषण को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। तो बच्चा यहाँ सोचेगा कि अच्छा हम बाइक या इतने सारे जो ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, प्राइवेट लोग लेकर के जा रहे हैं, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, लोग एसी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, इतना कंजम्पशन है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा कम कैसे कर सकते हैं, हम पेड़ लगा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो बच्चे की थिंकिंग लगेगी यहाँ पे कोई उस पहले से सेट आंसर नहीं है, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा आंसर जानने के लिए, या मतलब अपना उत्तर सबका अलग भी हो सकता है यहाँ पे। तो 90% लोग सही आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन, बाकी तीनों गलत हैं, उनमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, उसमें सिर्फ ऑपरेशन लग रहा है। एक में एडिशन का यूज करना है, दूसरे में रिकॉल पावर का यूज करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल्स, यानी समावेशन की जो संस्कृति है, कौन सा एक ऑप्शन इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। 5 नंबर का टॉपिक है सीटेट में इंक्लूजन, और हर पेपर में कई क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा है क्या, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना, समावेशित करना शिक्षा देने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, देखने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तेज सीखता हो, धीमे सीखता हो, कुछ भी हो, हर बच्चे को इंक्लूड करना, एजुकेशन फॉर ऑल। लाइव क्लास देख रही हूँ, क्या बोल रहे हो आगे, बेस्ट चैनल, अरे धन्यवाद शैल बाला, हम सभी बेहतर हैं यार, अपने आप में यूनिक हैं। देखिए अगर हम बात करें इंक्लूजन की क्लास में, तो कौन सा एक ऑप्शन है जो इंक्लूजन को दर्शाता है, यानी हर एक बच्चे का ध्यान रखा गया है, इस बात को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रोमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, यानी विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से विभेदी आकलन। विभेदी मतलब अगर एक बच्चा है जो देख करके सीखता है तो उसको उस हिसाब से उसका आकलन करेंगे, एक बच्चा है जो देख ही नहीं सकता तो उससे ओरली क्वेश्चन पूछेंगे। तो नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड आकलन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो बात बिल्कुल सही है, सभी की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। यूनिफॉर्म होगा तो सबकी नीड ध्यान में नहीं रखी जाएंगी। डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम थोड़ी कहेंगे ऐसे क्लासरूम को जहां पे विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी, कोई किसी जाति से आता है, कोई किसी समूह से आता है, कोई किसी तबके से आता है, तो उस बेसिस पे डिस्करेज किया जाए इस चीज को कि एक ही जैसे लोग होने चाहिए, गलत बात है। तो ये तो इंक्लूसिव के जस्ट ऑपोजिट है, ये तो सेग्रीगेशन है, ये तो अलगाव है, समावेशन की जगह अलगाव का एग्जाम्पल हो गया ये तो। फिर आता है सी ऑप्शन, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड इन द स्कूल, यानी सिर्फ कुछ ही बच्चों को वेलकम्ड या फिर वैल्यूड, उनको महत्वपूर्ण फील होना चाहिए स्कूल में, बाकियों को नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो फेवरेटिज्म हो गया, एक तरह से पार्शियलिटी हो गई। फिर आता है डी ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एज पर देयर एबिलिटीज, फिक्स्ड नहीं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए ग्रुप्स, है ना, मिक्स्ड एबिलिटी वाले ग्रुप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिक्स्ड होने चाहिए कि जितने भी फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में, बाकी सबको अलग अलग ग्रुप में। यहाँ पे मिक्स्ड होने चाहिए, अलग अलग तरह के बच्चे एक ग्रुप में होंगे तो एक दूसरे से अलग अलग तरह की चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रोमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, यानी विभेदी आकलन का मौका मिलना चाहिए ताकि अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से असेस किया जा सके। दैट मीन्स सभी की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, दैट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, क्योंकि इस ऑप्शन ने सबको इंक्लूड कर लिया है, हर तरह के बच्चे को अपने साथ। तो ये ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर, जो कि आप 65% लोग ही आंसर दे पा रहे हैं, वो भी बताने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल लेके आंसर कीजिएगा। इन अ क्लास कंप्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट्स, यानी सांस्कृतिक रूप से विभिन्न बच्चे हैं, कोई एक पंजाबी बच्चा है, कोई और गुजराती है, कोई अलग अलग तरह से अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हैं। Which of the following should be avoided by a teacher, ध्यान से पढ़िएगा, अवॉइडेड। अगर आपने पेडागोजी का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो हाफ बैटल वॉन है, आपकी आधी लड़ाई खत्म हो गई है वहीं पे, ठीक। तो किस चीज को टीचर को अवॉइड करना चाहिए यदि डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं या अलग अलग कल्चर वाले बच्चे हैं क्लासरूम में, तो बताइए निर्विकार सिंह। अगर हम बात करते हैं ब्रिंगिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स इन द डिस्कशन, यानी चर्चा में जो डिस्कशन हो क्लास में उसमें हर तरह की संस्कृति वाले बच्चे को आप इंक्लूड करें, बिल्कुल अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ेंगे। डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सूटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, यानी आप करिकुलम कैसा डेवलप कराएं, कैसा
विकसित कराएं करिकुलम जिसमें किसी एक कल्चर जो कि डोमिनेंट हो, मान लीजिए वहां पे अगर आप पंजाब में हैं और वहां पे एक ही तरह का कल्चर डोमिनेंट है तो सिर्फ उसी पे ध्यान दें, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पार्शियलिटी हो जाएगी अगेन। ठीक, फिर है सी ऑप्शन, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर, यानी बच्चों को आप एनकरेज करें कि वो अपने कल्चर के बारे में बेहतर चीजें बताएं, क्या यूनिक है ये बताएं। डी है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, किसी एक कल्चर को आप क्या करें, महत्व दें कि ये कल्चर है जिसको सबको इज्जत करनी चाहिए। तो ये तो बातें बिल्कुल सिरे से नकार दी जाएंगी। अब आती है बात कि क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे, ब्रिंगिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है। डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सुटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, ये गड़बड़ है, ये अवॉइडेड है। देखो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, मैं भी क्वेश्चन में नॉट भूल गई थी, ध्यान से देखिएगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स, ये बात सही है कि अपने अपने कल्चर के बारे में वो बताएंगे। और प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। अच्छा, ये मतलब ये नहीं कह रहा कि किसी एक कल्चर को ज्यादा रिस्पेक्ट देना, ये कह रहा है कि सभी के कल्चर को रिस्पेक्ट करना। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है। तो सिर्फ एक ही बात नेगेटिव है और नेगेटिव ही पूछा है कि क्या अवॉइड करना चाहिए, वो है बी ऑप्शन, जो कि आप लोग सही उत्तर दे रहे थे, मैंने इसको गलत पढ़ लिया था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40% लोग सही दे रहे हैं उत्तर। तो इसमें सिंपल ये पूछा था कि शिक्षक को अलग अलग कल्चर के लोगों को अगर इंक्लूड करना है तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, वो है बी ऑप्शन, कि आप एक रिजिड या फिर डोमिनेंट कल्चर के हिसाब से या किसी एक कल्चर के हिसाब से ही मत बनाओ चीजें, अलग अलग कल्चर की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाओ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, यानी कौन सी एक चीज बच्चे की पढ़ने की क्षमता, उसकी इंटरप्रेट करने की क्षमता और समझने की क्षमता, लेटर और वर्ड्स को प्रभावित करता है, यानी पढ़ने में और समझने में दिक्कत कौन सी एक डिसेबिलिटी में होगी या लर्निंग डिफिकल्टी में होगी। डिस्कैल्कुलिया, ये तो कैलकुलेशन संबंधी होता है, रीडिंग से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, राइटिंग है ना, ये कैलकुलेशन से संबंधित होगा। कैलकुलिया मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम अगर है तो ये कैलकुलेशन से संबंधित, ये राइटिंग से संबंधित, ग्राफ मतलब लिखना। डिस्फेजिया होता है कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझने में दिक्कत हो रही है। तो एक हद तक इंटरप्रिटेशन से आप इसको जोड़ सकते थे, बट जहां वर्ड रीडिंग आ जाए दैट मीन्स बात किसकी हो रही है, डिसलेक्सिया की हो रही है। क्योंकि डिस्फेजिया में जरूरी नहीं है कि पढ़ने में दिक्कत हो, डिस्फेजिया में मैं जैसे कुछ बोल रही हूँ तो आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो डिस्फेजिया हो सकता है या अफेजिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रीडिंग में या लेटर्स को पहचानने में दिक्कत होती है डिस्लेक्सिया में। तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी याद कीजिए, या बोमन ईरानी और बहुत सारे लोगों को डिस्लेक्सिया है या होता है, कॉमन चीज है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, किस तरह के बच्चों का सक्सेसफुल इंक्लूजन, किस तरह के बच्चों को सक्सेसफुली एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है, हड्डियों से संबंधित होती है, चलने फिरने में, मूव करने में, बैसाखियों का या किसी भी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा प्रॉपरली, मतलब जहां पे भी वॉक का या फिजिकल एक्टिविटी की बात आएगी तो इनको दिक्कत होगी बच्चों को, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। तो अगर आपको सक्सेसफुली इंक्लूड करना है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा। अवॉइड ने सारा उत्तर चेंज कर दिया है ना, सी ऑप्शन को कह रहे हैं 49%। चलिए पढ़ लेते हैं। एलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, यार ऐसा बच्चा जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, जो बैसाखी का यूज करता है, जिसकी हड्डियों में या जोड़ों में प्रॉब्लम है, उसको टॉप फ्लोर पे अगर क्लास दे दोगे तो उसको तो आप प्रताड़ित कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप बच्चों को कहाँ इंक्लूड कर रहे हो। तो इस चीज को तो अवॉइड किया जाना चाहिए कि बच्चे को जिसको चलने फिरने में दिक्कत है उसको आप टॉप फ्लोर पे दे दें रूम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, है ना। लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैम्प्स एंड लिफ्ट्स, ये बात सही है कि आप सभी विद्यालयों के जो भी आपके एरियाज हैं उनको लेवल कर दें। लेवल मतलब सारे बराबरी एक्सेस करने में इजी रहें, मतलब अगर बच्चे को लैब जाना है तो भी उसके पास लिफ्ट या रैंप का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नॉर्मल बच्चा है वो भी दौड़ के चला जाएगा, जो व्हील चेयर वाला बच्चा है वो भी चला जाएगा, जो बैसाखी वाला बच्चा है वो भी चला जाएगा, ठीक। तो ये बात तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। मेकिंग अडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, बच्चे की जैसी नीड हो उसके हिसाब से अडेप्टेशन स्कूल में या बिल्डिंग में या सिस्टम में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। तो सिस्टम को बच्चे की आवश्यकता के अनुसार चेंज किया जाना चाहिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ भी है। रीजनेबल एकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से उचित समायोजन करें, जो भी फेरबदल करने की जरूरत है सीटिंग अरेंजमेंट में, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सारी बातें सही हैं, सिर्फ एक बात को अवॉइड करना चाहिए यहां, वो है आपका ए ऑप्शन कि आप ऊपरी मंजिल टॉप फ्लोर पे, अरे सब जगह लिफ्ट थोड़ी है आज की डेट में,
कितने सारे क्लास हैं, विकासशील देश है, देखने को कहीं इक्का दुक्का स्कूल्स में लिफ्ट्स हैं। तो जिस बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है उसको आप टॉप फ्लोर पे स्कूल अगर वो दे देंगे क्लासरूम तो दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को तो अवॉइड करिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे के साथ। कई लोगों को सी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। देखिए, मेकिंग अडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या समस्या है? ये तो होना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, यानी एडजस्टमेंट कीजिए अपने सिस्टम में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार। इसमें नेगेटिव क्या लग रहा है आपको? इसको अवॉइड क्यों करेंगे? इसको तो करना चाहिए। ठीक, तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जो कि नहीं होना चाहिए कि बच्चे के ऐसे बच्चा जिसको हड्डियों में या चलने फिरने में दिक्कत है उसको आप टॉप फ्लोर पे रूम नहीं देंगे, या उसकी क्लासरूम टॉप फ्लोर पे ना रख के ग्राउंड फ्लोर पे रखिए। अब आता है 10th क्वेश्चन, या फिर रैंप या लिफ्ट वगैरह बनवाइए स्कूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी? वो बच्चा जो कुछ नया कर सकता है उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? नॉट लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन में नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, कान ऐसे खड़े करने हैं 3 इडियट वाले और बहुत ही ध्यान से उत्तर करना है, आपका 1 नंबर खतरे में आ सकता है। क्वेश्चन इजी होता है बट हम गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। लाइक शेयर कर दो यार खुशी खुशी, आज बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं और एनर्जी ऑलरेडी मजा आ रहा है। लेकिन डिस्कशन में बहुत दिनों बाद रेगुलर क्लासेस शुरू हुई हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता, तो कौन सी एक चीज नहीं होनी चाहिए? हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यार कन्वर्जेंट थिंकिंग तो जस्ट ऑपोजिट है क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी ओपन एंडेड थॉट से, ना कि क्लोज्ड एंडेड से। कन्वर्जेंट में क्या होता है? थॉट को सिकोड़ दिया जाता है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है कि 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, किसी एक को चूज करना है। इसमें कौन सी क्रिएटिविटी लगाई है आपने? जब आपने सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक को चूज कर लिया, सही उत्तर बता दिया, तो इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी है। इसमें आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। जेपी गिलफर्ड कहते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से और कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से। तो इसमें आपने अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल किया है कि सही उत्तर पहचान लिया आपने, लेकिन आपने क्रिएटिविटी कौन सी लगाई है? क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया करना, तो वो तो हुआ नहीं है यहाँ। ठीक, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, यानी नॉट वाला जो उत्तर है इसी के साथ जाएगा। फिर भी सी ऑप्शन देखते हैं। नोवल इनोवेशन यानी नवाचारी प्रयोग, कुछ नया, कुछ अनूठा, कुछ यूनिक, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इनोवेशन आएगा क्रिएटिविटी में, ये तो होना चाहिए, नॉट क्यों लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो कोई कुछ नया करेगा ही नहीं, तो बात तो सही है। लेकिन एक ही चीज में प्रॉब्लम है कि यदि आप उस बच्चे की विशेषता की बात कर रहे हैं जो कुछ नया कर सकता है, जो रचनात्मक है, जो क्रिएटिव है, जो सृजनात्मकता है, तो उस जिसमें सृजनात्मकता है तो उसके बारे में एक विशेषता नहीं होगी जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बजाय कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। कल मिलते हैं, चलो टेक केयर, ध्यान रखो अपना, और ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। लगभग हर तरह के क्वेश्चन इस सीरीज में प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके विद एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, ध्यान।